हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ बीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर का जो 2025 का एग्जाम हुआ है उसके जनरल इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करने के लिए। जनरल इंग्लिश का जो पेपर हुआ है जिसको आप पेपर 1 बोल रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप में से सभी कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छे तरीके से उसे टेकल किया होगा और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा। अगर हम पेपर के लेवल की बात करें यानी कि डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर बहुत मुश्किल नहीं था और आसान ही बोलेंगे उसको, बहुत आसान तो नहीं लेकिन मॉडरेट लेवल का या इजी लेवल का ही था। बहुत ज्यादा मुश्किल या मुश्किल भी नहीं था उतना। अगर आप ग्रामर वाला पोर्शन देखें तो उसमें भी जो क्वेश्चंस थे चाहे वो प्रिपोजिशन के हो, वर्ब के हो, टेंस के हो या फ्रेजल वर्ब वगैरह के ज्यादातर क्वेश्चन थे और वो बहुत इजी या मॉडरेट लेवल के ही थे, बहुत मुश्किल नहीं थे। जिसने बहुत बेसिक तैयारी भी की होगी उसने ग्रामर के अधिकांश प्रश्नों को ठीक किया होगा। तो 4 क्वेश्चंस को छोड़ दिया जा एक्सेप्शन के रूप में, बाकी जनरली ग्रामर के क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। एक्सेप्शन एक दो प्रश्न होंगे जो अभी हम बताएंगे, वो वाले डिस्कस करूंगा मैं कि कौन से थोड़े मुश्किल, बाकी तो आसानी थे। और अगर हम वोकेबलरी की बात करें तो वोकेब में भी बहुत जनरल शब्द आए हैं जो हम रोजमर्रा में यूज भी करते हैं, बल्कि तो बहुत ही ऐसे बहुत मुश्किल सवाल उसमें भी नहीं थे। तो ये मान सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर था, इजी टू मॉडरेट। और इसी के लिए मैं ये उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप में से अधिकांश ने इसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा और सभी लोगों को इसीलिए मैं शुभकामना भी दे रहा हूँ कि इंग्लिश की वजह से कम कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम ये पेपर जो डिस्कस कर लेते हैं आपसे कि आपने जो लगाया है तो आप टैली भी कर सकते हो उसको मेरे साथ साथ, वैसे आपने कर भी चुके होंगे लेकिन फिर से जिसने नहीं किया है वो एक बार टैली कर ले और डिस्कस करते हैं पेपर को, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश का पेपर, पेपर नंबर 1, उसका सोल्यूशन, ठीक है। 50 प्रश्न है। फर्स्ट से 10th लेवल का जो फर्स्ट से लेकर 10th तक के जो क्वेश्चन है उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। इन केस नो ऑप्शन इज करेक्ट, चूज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इसका मतलब है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको यहाँ पर सीधे सीधे जो है फिल इन द ब्लैंक में कौन सा सही ऑप्शन आना आएगा या आना चाहिए वो बताना है। और अगर आपको लग रहा है कि जो तीनों ऑप्शन है तीनों ही सही नहीं है, नन ऑफ द अबव लगा सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लेट्स गो एंड सिट फिल इन द ब्लैंक इन द गार्डन, ठीक है। ए अंडर द गार्डन, बी आफ्टर द गार्डन, सी बियॉन्ड द गार्डन और डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये जो पेपर, ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रिपोजिशन का ये क्वेश्चन है बेसिकली। अगर हम देखें कि ये कौन से टॉपिक से आया है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर प्रिपोजिशन से ये आया है, ठीक है। प्रिपोजिशन से आया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। और इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए डी, क्योंकि यहाँ पर अंडर, आफ्टर या बियॉन्ड में से कुछ भी नहीं आएगा। लेट्स गो एंड सिट इन द गार्डन आना चाहिए, तो वो इन ऑलरेडी उसमें दिया हुआ ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका डी फॉर दिल्ली, दैट इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। मेरे हिसाब से आप में से सभी ने यही लगाया होगा। तो आपने जिसने भी डी लगाया है आपका जो ये क्वेश्चन होगा वो 100% सही है, क्योंकि प्रिपोजिशन का सीधा सा क्वेश्चन है। इन यही दे दिया है जबकि इसमें आना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ये सेंटेंस वैसे ही सही है, अगर आप फिल इन द ब्लैंक हटा दे तो अपने आप ही सेंटेंस सही है, क्योंकि गार्डन के लिए आप इन प्रिपोजिशन लगाएंगे, अंडर प्रिपोजिशन किसी चीज के नीचे के लिए लगता है, आफ्टर बाद के लिए लगता है, बियॉन्ड जो है वो बियॉन्ड आप जानते हैं परे जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये तीनों तो आ ही नहीं सकते। इन ही सही प्रिपोजिशन है जो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये तो खाली ही चला जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो सही आंसर आ जाएगा आपका डी, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि किसी भी चीज के अंदर आप जा रहे हैं तो इन लगाएंगे, बैठे हैं वहां पर, है ना, लेट्स गो एंड सिट इन द गार्डन। अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो इनटू लगाते हैं, लेकिन अगर बैठने की बात हो रही है तो फिर इन लगाएंगे, अगर आप घुस रहे हैं तब इनटू आता। खैर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, द आंसर द आंसर मस्ट बी रिटर्न फिल इन द ब्लैंक पेंसिल। A with pencil, B off pencil,
सी इन पेंसिल या डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर आएगा ए विथ पेंसिल। ठीक है, तो जिसने भी ए लगाया होगा वो सही है। ये अगेन प्रीपोजिशन का ही क्वेश्चन है। जब हम किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं कोई काम करने के लिए, प्रयोजन जिसको हिंदी में बोला जाता है, अगर आप किसी वस्तु से कोई कार्य कर रहे हैं प्रयोजन के रूप में, माध्यम के रूप में किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां प्रीपोजिशन विद लगाते हैं। चाहे आप कैंची का इस्तेमाल करो, चाहे आप किसी टूल का इस्तेमाल करो, तो जो भी टूल्स का यूज होता है फॉर एनी थिंग, किसी भी काम के लिए जब टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए विद का प्रयोग होता है ना, बशर्ते कि वो काउंटेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए आपका सही होगा, जो सभी ने लगाया होगा। अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन, द सॉन्ग, सॉरी, इट इज रॉन्ग टू एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक एनिमल। एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करना गलत है। ए विद, बी ऑन, सी अबव और डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा बी ऑन। ये भी प्रीपोजिशन का ही क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं यार। यहाँ पर ऑन आएगा। जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करना गलत है। एक्सपेरिमेंट जब भी शब्द आता है एक्सपेरिमेंट के साथ ऑन भी लगता है, मतलब मोस्टली ऑन लगता है, हालांकि कुछ केसेस में एक्सपेरिमेंट के साथ और भी प्रीपोजिशन आ सकते हैं, पर इन दिस पर्टिकुलर केस एक्सपेरिमेंट एनिमल पे किया जा रहा है तो ऑन लगेगा, एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। ठीक है, जानवरों पर जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो ठीक नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। जैसे कोई भी मेडिकल एक्सपेरिमेंट पहले जानवरों पे करते हैं कि अगर उसका कोई भी साइड इफेक्ट हो या मरे तो जानवर ही मरे, इंसान पे ना आए, तो जानवर इतना है माना जाता है, तो कौन आ जाएगा इसमें। अगला फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, वी वर ऑल डांसिंग द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, ऑन द म्यूजिक, टू द म्यूजिक, विद द म्यूजिक और नन ऑफ द अबव। ये भी प्रीपोजिशन का ही क्वेश्चन है। हम सभी लोग डांस पे, मतलब म्यूजिक पे डांस कर रहे हैं, तो म्यूजिक पे जब डांस किया जाता है तो उसमें ऑन नहीं आता है, उसके लिए टू आता है। ठीक है, जब म्यूजिक पे डांस किया जाता है तो उसके लिए आता है टू। इसका सही आंसर आ जाएगा टू, डांसिंग टू द म्यूजिक। म्यूजिक के लिए जो है वो टू लगता है, डांसिंग टू द म्यूजिक। ये भी प्रीपोजिशन का ही क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है बी, जिसने भी बी लगाया होगा सही है। म्यूजिक, हम हिंदी में बोलते हैं म्यूजिक पे डांस कर रहा है, पर वो म्यूजिक पे वाला जो पे है वहां ऑन में कन्वर्ट नहीं होता, अंग्रेजी में टू होता है। ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं म्यूजिक पे डांस कर रहा है, लेकिन म्यूजिक पे के लिए ऑन शब्द नहीं आता है, टू आता है। ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पांचवा, द चिल्ड्रन गेट फिल इन द ब्लैंक, द चिल्ड्रन गेट फिल इन द ब्लैंक वेल विद वन अनदर। ये जो सवाल है ये फ्रेजल वर्ब का सवाल है। फ्रेजल वर्ब गेट से कई बनती है, तो गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब पे ये है। क्या आना चाहिए, गेट ऑन, गेट अलोंग, गेट ऑफ और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आएगा बी, गेट अलोंग विद। गेट अलोंग का मतलब होता है मिलजुल जाना, मतलब फेमिलियर हो जाना, दोस्ती हो जाना, मित्रता हो जाना, एक मतलब मिलनसारिता या मेलजोल, जान पहचान हो जाना, जिसको जेल अप कर लो, जेल हो गया उसके साथ अच्छे से, वैसा। तो चिल्ड्रन जो है वो आपस में अच्छे से जेल हो गए। जेल हो गए मतलब उनमें दोस्ती हो गई, परिचय हो गया, एक दूसरे के साथ घुल मिल गए अच्छे तरीके से। तो गेट अलोंग जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है घुल मिल जाना, आपस में मित्रता हो जाना, जान पहचान हो जाना। तो बच्चे एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, तो क्या आ जाएगा, गेट अलोंग वेल विद ईच अदर, अच्छे से एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। तो आंसर आ जाएगा बी, ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला छठा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं छठा क्वेश्चन, शी इज 1 ईयर यंगर देन। हाँ, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन है, एडजेक्टिव के अंदर डिग्री ऑफ कंपैरिजन टॉपिक से प्रश्न है। शी इज 1 ईयर यंगर देन फिल इन द ब्लैंक, ए आई, बी मी इज, सी आई एम और डी नन ऑफ द अबव। देखो मी इज तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं होता प्रोनाउन का, तो ये तो नियम के विरुद्ध बात हो गई। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज, इसके पहले आप मी नहीं लगा सकते, मी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो ये तो गलती हो गया। ठीक है, अब बचता है आई और आई एम, है ना। तो मैंने मतलब आप जहां भी पढ़, मतलब मुझसे अगर आपने पढ़ा होगा, तो मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ये केस हमेशा बताता हूँ एडजेक्टिव में, जब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं, कि जब भी हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को, तो दोनों को एक ही पेडेस्टल पे रखना पड़ता है। अगर आप एक को सब्जेक्ट मान रहे हो तो दूसरे को भी सब्जेक्ट मानोगे, एक को ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो दूसरे को भी ऑब्जेक्ट मानोगे। कंपैरिजन में एक सब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि एक का प्रभाव दूसरे पे नहीं आता।
अगर आप दो नाउन या दो प्रोनाउन का यूज कर रहे हो तो दोनों को या तो सब्जेक्ट मानो या दोनों को ऑब्जेक्ट मानो। पहला सब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि कंपैरिजन में दोनों को बराबरी से देखा जाता है। जो बात पहले के संदर्भ में की जा रही है वही दूसरे के संदर्भ में की जा रही है। यहाँ इम्पैक्ट नहीं आ रहा पहले की करनी का दूसरे के ऊपर। जब इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, दोनों ही सब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पर आई आएगा और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी, दैट इज एम। तो आ जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर। इसमें कंफ्यूजन कई स्टूडेंट्स को हुआ कि आई आना चाहिए या आई एम आना चाहिए। यहाँ पर आई एम आएगा, क्योंकि शी इज 1 ईयर यंगर देन आई एम। आई लिख दोगे तो गलत हो जाएगा कि मेरे से, तो मेरे के साथ से भी लगाना पड़ेगा कि मुझसे 1 साल छोटी है या बड़ी है, जो भी है। तो यहाँ पर आई एम आएगा। ये इसका नियम ही है कि जब भी आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन लिखेंगे तो उसमें दोनों का एक ही पेडेस्ट्रियल, एक ही केस रखेंगे, सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। तो सही आंसर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, ही वॉज अबाउट, ही वॉज अबाउट fill in the blank when the phone rang. अबाउट लिविंग, अबाउट टू लीव, लीव और नन ऑफ द अबव। ये भी वैसे फ्रेज का क्वेश्चन है, वर्ब का भी आप बोल सकते हो उसको। ही वाज अबाउट टू लीव, है ना, अबाउट टू लीव। अबाउट टू लीव का मतलब होता है, अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है जाने वाला है या जाने वाला था। वॉज है तो था हो जाएगा, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। ज्यादातर का बी निकल रहा है। तो ही वॉज अबाउट टू लीव व्हेन द फोन रैंग, जैसे जब फोन बजने में निकलने वाला था, जाने वाला था। लीव मतलब जाना या निकलना कहीं के लिए, ठीक है। तो ही वॉज अबाउट टू लीव व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा तब वो निकलने ही वाला था या जाने ही वाला था। तो अबाउट टू आएगा। अबाउट के बाद लिविंग नहीं आएगा, लीव भी नहीं आएगा, अबाउट के बाद टू लीव आएगा, क्योंकि सेंस वो निकल रहा है। टू लीव का अबाउट प्रयोग, अबाउट टू का प्रयोग होता है कोई भी काम करने वाला है उसके लिए। वॉज है तो पास्ट में, इज है तो प्रेजेंट में। अब यहाँ वॉज है तो करने वाला था, इज होता तो करने वाला है। तो वो जब फोन बजा निकलने वाला था, तो बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, शी रिफ्यूजेस टू फिल इन द ब्लैंक हर ओल्ड कैमरा। शी रिफ्यूजेस टू, ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। ए गिव ऑन, बी लिव अवे, सी पार्ट विद और डी नन ऑफ दी अबव। देखो, शी रिफ्यूजेस टू गिव ऑन टू हर ओल्ड कैमरा, मतलब वो अपने पुराने कैमरा को देना नहीं चाह रही थी या मना कर रही थी, रिफ्यूज कर रही थी देने में। इसका सही आंसर वैसे पार्ट विद भी आ सकता है, पार्ट विद। शी रिफ्यूजेस टू पार्ट, पार्ट विद मतलब अलग का, अलग होना, है ना। तो वो अपने कैमरा से अलग नहीं होना चाहती थी, मतलब कैमरा छीन जाए उससे, ऐसा वो नहीं चाहती थी। शी डज नॉट वांट टू, और शी रिफ्यूजेस टू पार्ट विद हर ओल्ड कैमरा। तो इसका आ जाएगा सी, ठीक है। पार्ट विद का मतलब होता है अलग हो जाना, तो वो नहीं चाहती थी कि वो कैमरा उससे अलग, ऐसा है। बाकी जो फ्रेजल वर्ब है उसका यहाँ पर कोई औचित्य बन नहीं रहा है ना। जितनी बाकी जो फ्रेजल वर्ब है उसका कोई यहाँ पर औचित्य नहीं बन रहा है। तो ये फ्रेजल वर्ब के काफी क्वेश्चन आए हैं, है ना। गिव ऑन जो होता है, गिव ऑन का मतलब किसी पे अटैक करने से होता है, कि आपने गिव ऑन कर दिया। गिव ऑन का मतलब होता है किसी पे हमला करना या उल्टा सीधा बोलना, भले ही चाहे वर्बल हमला ही क्यों ना हो। गिव ऑन का मतलब जनरली अटैक के साथ होता है, कि किसी पे आप अटैक कर रहे हो, है ना। और लीव अवे का जहां तक मतलब है, लीव अवे जो है उसका मतलब होता है टू गो अवे, मतलब बाहर निकल जाना कहीं से। तो इसका भी कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो इसलिए पार्ट विद इनमें ठीक लग रहा है ना। क्योंकि गिव ऑन का मतलब अटैक करना होता है, तो वो उसने अपने कैमरे पे अटैक करने से रिफ्यूज का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। लीव अवे का मतलब होता है बाहर निकल जाना छोड़ के, तो उसका भी कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। तो पार्ट विद जो है वो ज्यादा सही इसमें आएगा, है ना। आगा, आगा, आगे वाला क्वेश्चन, सॉरी, अगला क्वेश्चन। तो 7वां आ गया टू लीव, 8वां आ गया पार्ट विद, 9वें का देखते हैं, 9th क्वेश्चन। आई शैल हैव टू फिल इन द ब्लैंक माई लेटर्स हियर। I shall have to fill in the blank my letter, ये वर्ब का क्वेश्चन है सीधे से। एंड, एंड ऑफ, एंड अप और नन ऑफ द अबव, इसमें एंड ही आ जाएगा, एंड माय लेटर हियर, ये आएगा इसका आंसर। एंड ऑफ या एंड अप लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, लेटर को आपने कंप्लीट कर दिया, तो आई हैव टू एंड माय लेटर हियर, मुझे अपना पत्र यहाँ खत्म करने की जरूरत है।
एंड अप या एंड ऑफ लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, केवल सिंपली एंड ही आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, उसके बाद 10वां, एनीवन फिल इन द ब्लैंक वेलकम टू जॉइन अस। एनीवन आर वर इज और नन ऑफ द अबव, ये भी वर्ब का क्वेश्चन है, इसमें आएगा इज। एनीवन एवरीवन नाइदर नॉर आइदर और, इनके साथ इज लगता है, मतलब सिंगुलर वर्ब लगती है, प्लूरल नहीं लगती, क्योंकि ये दोनों प्लूरल वर्ब है तो ये तो आ ही नहीं सकती। इज क्योंकि सिंगुलर वर्ब है तो वो आ जाएगी, है ना। तो एनीवन एवरीवन, उसके बाद नाइदर नॉर आइदर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और एनीवन जो है उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब यहाँ आर और वर दोनों प्लूरल वर्ब है, इज सिंगुलर वर्ब है तो इज लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी। एनीवन एवरीवन इनके साथ हमेशा इज, या मतलब इज मतलब सिंगुलर वर्ब लगती है, इज लग सकता है, वॉज लग सकता है, हैज लग सकता है, प्लूरल वर्ब नहीं लगता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप लोग अपना देख लीजिए, 10 में से मेरे हिसाब से एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही लफू टाइप के क्वेश्चन ये है। ऐसा मुश्किल कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है। उसके बाद 11वें से 20वें तक के जो क्वेश्चन है, 11 से 20 तक के, उनके बारे में जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन है इसमें? इंस्ट्रक्शन ये है कि इसमें 4 सेंटेंस लिखे हैं, आपको बताना है चारों में से गलती कहां पर है ना। ये ऊपर वाला ए है, ये फिर बी है, ये सी है और डी है, तो ये उल्टा दिख रहा होगा आपको, पर ये इसी तरफ है। यहाँ पर 4 सेंटेंस है, आपको बताना है कि चारों सेंटेंस में से कहां पर गलती है, और अगर गलती नहीं है तो नो एरर बता दो। तो ये जो है 10 क्वेश्चन ऐसे हैं 11 से लेकर के 20 तक के। 4 सेंटेंस है, मतलब 3 सेंटेंस है, सॉरी सेंटेंस तो 3 ही है, चौथे ऑप्शन में तो नो एरर आ गया। ठीक है, तो मतलब सेंटेंस तो एक ही है, उसके 3 हिस्से कर दिए हैं, और चौथे ऑप्शन में नो एरर कर दिया गया है। ऐसे भी नहीं कि अलग अलग सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक ही है। मतलब आप जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, इस क्वेश्चन में एक ही सिंगल सेंटेंस है, उस सेंटेंस को 3 भागों में ब्रेक कर दिया है। सेंटेंस एक ही है, उस सेंटेंस को 3 भागों में ब्रेक कर दिया है। आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि इन 3 भागों में से किस भाग में एरर है। अगर एरर है तो बता दीजिए कि ए में है या बी में है या सी में है, और अगर आपको लग रहा है कहीं भी एरर नहीं है तो फिर चौथा ऑप्शन चूज कीजिए, डी वाला। चलो देखते हैं। ठीक है, पहला मतलब 11वां प्रश्न, द स्टूडेंट्स वर instructed the students were instructed to read the question paper carefully and then write with ink on each sheet। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन, हालांकि आसान है। ठीक है, the students were instructed to read the question paper carefully and then write with ink on each sheet। इसमें गलती है या नहीं है? इसमें गलती है, इसमें प्रीपोजिशन की गलती है, यहां पर विद इंक नहीं आएगा, विद इंक नहीं आएगा, प्रीपोजिशन की गलती यहां पर है। ठीक है, इंक के साथ कभी भी विद नहीं लगता है, तो क्या लगता है? इन लगता है, राइट इन इंक, है ना, क्योंकि इंक जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इंक का प्रयोग करके भी कुछ काम करोगे तब भी वहां विद नहीं लगेगा। वैसे टूल्स के साथ विद लगता है, आप चाकू से कोई काम करो, छुरी से कोई काम करो, पेन से लिखो तो इसमें विद लग जाएगा, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। लेकिन इंक क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, मटीरियल नाउन है, और अनकाउंटेबल है, इसलिए उसके साथ विद का प्रयोग नहीं होता, भले ही उसका प्रयोजन किसी कार्य के लिए किया जा रहा हो। इंक का प्रयोग करके लिख तो रहे हो तो वो टूल तो बन रहा है आपके काम के लिए, पर अनकाउंटेबल है इसलिए विद नहीं लगता, इंक के साथ इन लगता है। तो यहाँ पर गलती जो है वो सी वाले पार्ट में, विद में गलती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, क्योंकि डी जो है वो नो एरर है। तो लास्ट वाला जो सी है उसमें गलती है प्रीपोजिशन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आफ्टर द कॉलेज पिकनिक सेवरल ऑफ मी फ्रेंड्स आर नॉट फीलिंग वेल। इसमें तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान है, मी फ्रेंड्स नहीं आएगा बल्कि माय फ्रेंड्स आएगा। मी फ्रेंड्स क्या होता है, क्या आना चाहिए? माय फ्रेंड्स आना चाहिए ना, तो इसमें जो गलती है वो बी में है, यहाँ पर मी फ्रेंड्स ना आके माय फ्रेंड्स आएगा, ये प्रोनाउन की गलती। प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन के 3 केस हम पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की तरह कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव केस, और पोजेशन के टर्म्स में यूज कर रहे हो तो पॉजेसिव केस। जब यहाँ पर ये फ्रेंड जो है रिलेशन बता रहा है तो पॉजेसिव केस आएगा। मेरे दोस्त,
मेरे दोस्त क्या बता रहा है, मेरा दोस्तों से संबंध बता रहा है, जो कि पोजेशन की कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ पर पॉजेसिव केस लगेगा, जो कि माय होगा। मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है, माय और माइन ये जो है पॉजेसिव है, लेकिन यहाँ पे माय लगेगा क्योंकि फ्रेंड्स के पहले आ रहा है इसलिए। ठीक है, तो यह गलती जो है वो प्रोनाउन की है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर आ जाएगा, गलती ऑप्शन बी में है। 13वां प्रश्न, नाइदर the students nor the teachers attended the celebration yesterday because they were not informed। ठीक है, क्या गलती होना चाहिए इसमें? इसमें गलती जो है वो सी में है, मैंने आपको बताया नाइदर, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन है अच्छा वैसे, कि सही है ये, मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मेरे को ये सही भी लग रहा है एक्चुअली। नहीं, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती तब होती जब यहाँ पर इस मतलब सिंगुलर आ जाते, तो सही है ना, इसमें नो एरर आ जाएगा डी। क्यों, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नो एरर, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक नियम यह है कि जब मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है ना। तो यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट द टीचर्स है नाइदर नॉर के मामले में। ठीक है, तो अब द टीचर्स क्योंकि प्लूरल है तो इसके हिसाब से वर्ब भी प्लूरल लगेगी, तो इन्होंने प्लूरल ही इस्तेमाल की है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। बाकी तो सही है ही, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम यह है कि जब आप नाइदर नॉर का यूज करते हो, एक मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, जब भी नाइदर नॉर का इस्तेमाल किया जाता है तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है वर्ब से उसके हिसाब से वर्ब लगती है, यानी हेल्पिंग वर्ब वो इस्तेमाल होगी जो उससे नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से सही होगी। ठीक है, अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ये नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाइदर नॉर में। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर नाइदर नॉर का इस्तेमाल हुआ है और जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, हालांकि दोनों ही सब्जेक्ट प्लूरल है, स्टूडेंट भी प्लूरल है और टीचर्स भी प्लूरल से, फिर हम नियम के हिसाब से चले तो हमको नियरेस्ट सब्जेक्ट देखना है। हालांकि ये बात और है कि दोनों ही सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लग जाएगी, तो कोई गलती नहीं है, इन्होंने प्लूरल वर्ब भी लगा रखी है, तो यहाँ कोई गलती नहीं है, तो ऑप्शन डी, नो एरर। फिर 14 क्वेश्चन, सिंस यू आर स्पीकिंग टू सॉफ्टली इन दिस नॉइज आई कांट हियर यू। इसमें ना बहुत सिली मिस्टेक है, ये वाला टू नहीं आएगा यहाँ पे, वो वाला टू आएगा, ये वाला टी डबल ओ वाला टू, तो इसमें गलती जो है ये बी में है, ये टू नहीं आएगा, इस टू की जगह डबल ओ वाला टू आएगा, क्योंकि ये टू तो प्रिपोजिशन वाला टू हो गया, ये टू जो है ये डिग्री बता रहा है, टू यानी बहुत ज्यादा, सो तो ये बोल रहा है कि क्योंकि तुम बहुत ही सॉफ्टली बोल रहे हो इसलिए शोर में मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सिंस मतलब क्योंकि, क्योंकि तुम बहुत ही हल्के से बोल रहे हो, धीमी आवाज में बोल रहे हो, सॉफ्टली मतलब धीमी आवाज में, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा धीमी आवाज में बोल रहे हो इसलिए इस शोरगुल में मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर टू सॉफ्टली मतलब बहुत धीमी आवाज में, और बहुत धीमी आवाज में ये वाला टू नहीं आता, टी डबल ओ टू, टी डबल ओ टू का मतलब होता है बहुत, तो वेरी, तो यहाँ पर ये वाला टू आएगा, ये टू तो प्रीपोजिशन है, कनेक्ट लगता है। ठीक है ना, तो बहुत सिली मिस्टेक है, टी डबल ओ आना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत धीमे बोल रहे हो, टू लाउड, टू स्लोली या टू सॉफ्टली, टू सॉफ्टली मतलब टी डबल ओ वाला, तो आंसर बी आएगा आपका, बी में गलती है। अगला क्वेश्चन, द 10 मेंबर्स अग्रीड दैट द मैटर शुड बी रिजॉल्व बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। ये ना बड़ा बारीक गलती है इसमें, इसमें बहुत बारीक गलती है। द 10 मेंबर्स अग्रीड दैट द, बारीक मतलब बहुत महीन गलती है, कुछ लोग पकड़ पाएंगे कुछ लोग नहीं पकड़ पाएंगे, जो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे वो इसको पकड़ लेंगे। The 10 members agreed that the matter should be resolved between the state and the center। 10 मेंबर्स जो है इस मामले में एग्री हो गए कि राज्य और केंद्र के बीच में जो मसला चल रहा है उसको रिजॉल्व होना चाहिए। ठीक है, 10 सदस्यों ने इस बात पर सहमति जताई कि केंद्र और राज्यों के बीच या राज्य के बीच चल रहे विवाद को अब समाप्त होना चाहिए, हल हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें वो गलती क्या है, गलती यहाँ पर एक तो यह है कि जब भी
सेंटर की बात करेंगे, इसमें स्पेलिंग की गलती है, ये वाला सेंटर नहीं होता है। सेंटर गवर्नमेंट की बात हो रही है, सेंटर का मतलब एक केंद्र की बात नहीं हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। उसमें सेंटर की स्पेलिंग ये वाली लगती है, PRE वाली। तो पहली गलती तो यहाँ स्पेलिंग की है। जब भी हम सेंटर यानी केंद्रीय सरकार की बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, या भारत केंद्र की संघ की बात करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी या केंद्र सरकार या केंद्र जो हमारा यूनियन है या केंद्र है भारत का, उसके मामले में सेंटर ये वाला आता है, ये वाला सेंटर नहीं आता। ठीक है, तो ये सेंटर की स्पेलिंग गलत है। दूसरी गलती यहाँ ये है कि यहाँ पर सेंटर का C कैपिटल आएगा, क्योंकि जब भी हम सेंटर स्टेट ये लिखते हैं तो कैपिटल लिखते हैं, यहाँ पर स्टेट का S भी कैपिटल आएगा, ये भी गलती है। तो गलतियां तो इसमें 3 है, सेंटर का C बड़ा यानी कैपिटल, स्टेट का S बड़ा यानी कि कैपिटल, और सेंटर की स्पेलिंग गलत। लेकिन मजे की बात है कि तीनों गलतियां एक ही पार्ट में है, दैट इज C पार्ट, तो आंसर आ जाएगा आपका C। तीनों गलतियां C में ही। ठीक है, बहुत महीन क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन 16। Despite the many investigations, despite the many investigations, there is no clear answer to why the ship drowned. मतलब इतने सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, जांच पड़तालें हुई, उसके बाद भी अभी तक सवाल मतलब आंसर नहीं मिला, जवाब नहीं मिली कि जहाज कैसे डूब गया या क्यों डूब गया। ठीक है, डिस्पाइट द मेनी इन्वेस्टिगेशन मतलब कई तरह की जांच हो गई, उसके बावजूद अभी तक कोई आंसर नहीं मिल पाया स्पष्ट कि जहाज कैसे डूबा। अब इसमें ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, इसमें वॉकेब की मिस्टेक है। इसमें जो गलती है वो व्याकरण की नहीं है, ग्रामर की नहीं है, इसमें वॉकेब की गलती है। वॉकेब की गलती है कि शिप जब डूबता है तो उसके लिए ड्राउन शब्द इस्तेमाल नहीं होता, सिंक होता है। तो सिंक की थर्ड फॉर्म सैंक हो जाएगी यहाँ पे। ड्राउन मनुष्यों के डूबने के लिए होता है, अगर इंसान डूब रहा हो तो उसको ड्राउन बोलेंगे कि ही इज ड्राउनिंग, या आई एम ड्राउनिंग, या ही इज ड्राउनिंग। बंदा अगर डूबे या बंदी भी डूबे तो ड्राउन होता है, वस्तु डूबे या जहाज डूबे तो सिंक होता है, और सिंक का सेकंड फॉर्म सैंक होता है। तो यहाँ पर शिप सैंक आना चाहिए, न कि ड्राउन। तो गलती इसमें सी पार्ट में है, और गलती वॉकैब की है, न कि ग्रामर की। अगला क्वेश्चन, एट द फैमिली गैदरिंग ऑन मंडे ऑल हिज ब्रदर इन लॉज वर ईटिंग ड्रिंकिंग एंड एंजॉयिंग द पार्टी। ये तो बहुत आसान है। ब्रदर इन लॉ का प्लूरल ब्रदर इन लॉज नहीं होता, ब्रदर्स इन लॉ होता है। यहां प्लूरल लगाएंगे, यहां नहीं, एस मतलब इधर लगाएंगे, इधर नहीं, तो इसमें गलती यहां है। ब्रदर इन लॉ का प्लूरल ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, ब्रदर्स इन लॉ होगा। जो एस ऐड करेंगे वो ब्रदर में करेंगे, न कि लॉ में करेंगे। ऐसे ही सिस्टर इन लॉ का प्लूरल सिस्टर्स इन लॉ होता है, सिस्टर इन लॉज नहीं होता। ठीक है ना, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ होगा, ऐसा है। तो जो हम एस यूज करते हैं सिस्टर ब्रदर इसमें ऐड करते हैं, ना कि लॉ में ऐड करते हैं। तो ये गलती यहां पर है, तो इसमें गलती जो है वो बी में है, आंसर आ जाएगा बी। बी में गलती है, ब्रदर्स इन लॉ होगा, प्लूरल जो है वो ब्रदर्स इन लॉ होता है। यहाँ लॉ में फिर मत लगा देना एस, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, लॉ तो लॉ ही रहता है, इधर लगता है प्लूरल, मतलब एस इधर लगता है, वो तो लॉ का लॉ ही रहेगा, भले ही प्लूरल हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अगला, दिस फैमिली ऑन द ग्राउंड फ्लोर since the past so many years has not stepped out of the house. This family on the ground floor since the past so many years has not stepped out of the house. ग्राउंड फ्लोर पे जो फैमिली रहती है वो पिछले कई सालों से बाहर ही नहीं निकली कभी, ऐसी कौन सी फैमिली है ये? तो ये बोल रहे हैं कि जो फैमिली ग्राउंड फ्लोर पे रहती है ना वो कभी बहुत साल से बाहर ही नहीं निकली है। ठीक है, बात तो सही हो सकती है, लेकिन सेंटेंस गलत है। सेंटेंस ये गलत है कि यहाँ सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा, क्योंकि अगर आप इनडेफिनेट टाइमलाइन बता रहे हो, स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं बता रहे हो, तो वहां सिंस का इस्तेमाल नहीं होता, फॉर का होता है। अगर स्पेसिफिक टाइमलाइन बताओ तो सिंस होता है। जैसे आप बोलोगे तो 1990 से बाहर नहीं निकले या 2002 से बाहर नहीं निकले तो सिंस होता है। लेकिन पास्ट सो मेनी कितने ईयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी इनडेफिनेट टाइमलाइन बताई जाती है सिंस का यूज नहीं होता, बल्कि फॉर का यूज होता है। तो गलती जो है वो बी में है।
सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा? फॉर। इनडेफिनेट टाइमलाइन के लिए फॉर होता है। अगला, ये भी आपका प्रिपोजिशन का ही क्वेश्चन है, ये प्रिपोजिशन ऑफ टाइम है। सिंस और फॉर यहाँ प्रिपोजिशन ऑफ टाइम है, तो ये प्रिपोजिशन का क्वेश्चन है। ये आपके नॉर्मल, मतलब ये नाउन का क्वेश्चन मान लो, इसको नाउन का क्वेश्चन है, सिंगुलर प्लूरल का, या नंबर का मान लो, ठीक है। ये नंबर का क्वेश्चन है सिंगुलर प्लूरल का। ब्रदर इन लॉ वाला जो है, ये नंबर का क्वेश्चन है सिंगुलर प्लूरल का। ये आपका वर्ब का क्वेश्चन है, और वोकैब का क्वेश्चन है ड्राउन या सैंक वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आसानी है। 19 क्वेश्चन है ना अगला, 18 तक का हो गया, 19वां। प्लीज डोंट वरी अबाउट मी, आइदर ऑफ द टू सिंगल रूम्स आर फाइन विद मी। क्या बोल रहा है? मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करो, 2 सिंगल रूम है मेरे लिए काफी है। काफी तो है लेकिन सेंटेंस गलत है, आर नहीं आएगा यहाँ, क्या आएगा? इज। मतलब दोनों में से कोई भी रूम की बात हो रही है। जब भी आइदर की बात होती है, नाइदर की बात होती है, एनीथिंग, एनीवन, एवरीवन, नाइदर, आइदर, जब भी इनकी बात होती है सिंगुलर वर्ब लगती है। दोनों में से एक रूम लेगा ना, ये दोनों थोड़ी लेगा कि एक साथ दोनों रूम में तो रुकेगा नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि एक टांग उधर रख ली, एक टांग उधर और सो गए। एक रूम में एक बार में। तो आइदर और नाइदर एक को बताते हैं, एनीवन, एवरीवन, ये सब सिंगुलर होते हैं। जब भी इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। अब यहाँ रूम ही है सेंटेंस, मतलब सब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? रूम है, और रूम के साथ आइदर लगा हुआ है, और आइदर मतलब एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो आर ना आकर के क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। तो गलती जो है वो सी में है, यहाँ पर इज आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि आइदर के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखती है। अगला क्वेश्चन, 20वें नंबर का, ऑल स्टूडेंट्स हैव टू रिटर्न लाइब्रेरी बुक्स इशूड टू देम विद इन अक्टूबर 10, 2024। आप 1 तारीख की बात करो, एक दिन की, 10 तारीख को आपको 10 तारीख तक देना है, तो विद इन कैसे हो सकता है? विद इन तो आप वो बताओगे ना, पूरा अरसा बताओगे तब आएगा। यहाँ पर विद इन नहीं आएगा, आपको 10 अक्टूबर तक वापस कर देना है। तो 10 अक्टूबर तक अगर आपको वापस कर देना है, तो आप विद इन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रिपोजिशन की गलती है। तो फिर काय का यूज करेंगे? टिल का यूज करेंगे, टिल अक्टूबर। अगर स्थान में तक लगाते तो बाय लगाते हैं, टिल का यूज आप कर सकते हैं तारीख में। तो विद इन तो एकदम ही गलत है, तो यहाँ पे गलती जो है वो सी में है, प्रिपोजिशन की गलती है। ये बोल रहे हैं कि जो भी बच्चों ने लाइब्रेरी से किताबें इशू करवा रखी है, उन सबको 10 अक्टूबर के पहले पहले जमा करना है। जिसके जिसके पास भी किताबें हैं लाइब्रेरी की, उन 10 अक्टूबर के पहले पहले जमा करना है। 10 अक्टूबर के पहले पहले जमा करना है, तो वहां पर विद इन नहीं आएगा, ठीक है ना, टिल आएगा। तो बी में गलती है, बी में नहीं, सी में गलती है। गलती जो है वो सी में, मतलब विद इन नहीं आएगा, प्रिपोजिशन की गलती। अगला, ठीक है। तो ये हमारे 20 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं 21 से आगे वाले क्वेश्चन पे, है ना। 20 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 20 में से अगर आपके 18, 17, 16 भी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे वॉकअप में और सही हो जाएंगे, ठीक है ना। मेरे हिसाब से इसमें कम से कम 15 से ज्यादा आपके सही होने चाहिए 20 में से, क्योंकि बहुत ही लप्पू क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी बेहद आसान है। तो कम से कम 15 स्कोर आपका इसमें 15 प्लस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 21 से 25 तक के क्वेश्चन है, इसके बारे में क्या डायरेक्शन है, इसके बारे में क्या इंस्ट्रक्शन है? इंस्ट्रक्शन ये है कि यहां पर जो एक शब्द आपको कैपिटल में दिया हुआ है, और नीचे ऑप्शन में 4 शब्द दिए हैं, आपको ये जो ऊपर कैपिटल में लेटर, मतलब वर्ड दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है कैपिटल में, इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है, मतलब एंटोनियम बताना है, ठीक है। तो ये वॉकेब के सवाल है, ये सवाल कहें के वॉकेब के, और इसमें आपको एंटोनियम बताना है। एंटोनियम मतलब ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। तो यहाँ पे एक शब्द दिया है प्रश्न में, उसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है। इसमें है पहला, मतलब 21वां है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का उल्टा क्या होता है? इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है तत्क्षण, बिना तैयारी के। इम्प्रॉम्प्टू बोलोगे मतलब बिना तैयारी के। इम्प्रॉम्प्टू कर देता हूं, बिना तैयारी के, मतलब कोई तैयारी पहले से, कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, या नहीं की है, तुरंत बोल रहे हो बिना तैयारी के या बिना
प्रिपरेशन के, उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिहर्स, कंप्लीट, रेडी या रिमाइंडर। रिहर्स हो जाएगा। रिहर्स मतलब जिसकी रिहर्सल की हुई है, और इम्प्रॉम्प्टू मतलब जिसकी कोई पूर्व तैयारी नहीं। तो उल्टा हो जाएगा रिहर्स। बिना पढ़े आप तो बता सकते हो, रिहर्सल तो सुना ही होगा ना, रिहर्सल की हुई है। रिहर्सल मतलब प्रैक्टिस करी हुई है, तैयारी करी हुई है। रिहर्सल का मतलब होता है पूर्व तैयारी या प्रैक्टिस, अभ्यास या प्रैक्टिस या पूर्व तैयारी। और इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना किसी पूर्व तैयारी के, बिना किसी प्रैक्टिस या रिहर्सल के। तो उल्टा हो जाएगा रिहर्स। ठीक है। कंप्लीट का मतलब तो पूर्ण होता है। रेडी का मतलब तैयार होता है। रिमाइंडर का मतलब याद दिलाना होता है। तो ये तो कोई बन ही नहीं रहे, रिहर्स तैयार। अगला, बिल्ड। बिल्ड मतलब बनाना, निर्माण करना। इसका उल्टा क्या होगा? क्रिएट, प्लान, एम्बेलिश या डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय करना। डी सही। बिल्ड मतलब निर्माण करना, डिस्ट्रॉय मतलब समाप्त कर देना, खात्मा कर देना, नष्ट कर देना। तो बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। तो सही आंसर ना डिस्ट्रॉय आ जाएगा। क्रिएट मतलब तो बनाना ही होता है। प्लान मतलब योजना बनाना होता है। और इम्बेलिश जो शब्द है, इसका मतलब होता है सजाना, सजाना संवारना, डेकोरेट करना। ठीक है। तो क्रिएट मतलब बनाना, प्लान मतलब योजना करना, योजना बनाना। इम्बेलिश, इम्बेलिश का मतलब होता है डेकोरेट करना, सजाना, संवारना, सुंदर बनाना। तो सही आ जाएगा डिस्ट्रॉय। तो आंसर डी। अगला, लाफ। लाफ का उल्टा क्या है? लाफ मतलब हंसना, खुशी मनाना, हंसना, खुश होना। तो क्या आएगा? शाउट, स्क्रीम, विस्पर और ग्रीव। तो इसका ग्रीव आना चाहिए इन चारों में से। ग्रीव का मतलब होता है दुख। लाफ मतलब खुशी या हंसी, और ग्रीफ मतलब दुख। ठीक है। शाउट मतलब तो चिल्लाना होता है, स्क्रीम मतलब भी चिल्लाना होता है, और विस्पर का मतलब होता है बहुत धीमी आवाज में बोलना, एकदम धीमी आवाज में बोलना। तो ये तो कुछ इसका उल्टा बन ही नहीं रहा। शाउट का मतलब चिल्लाना, स्क्रीम का मतलब भी चिल्लाना, और विस्पर का मतलब बहुत धीमी आवाज में बोलना। तो लाफ का उल्टा ग्रीफ हो। लाफ मतलब हंसना, ग्रीफ मतलब दुखी होना। ठीक है। अगला, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का उल्टा क्या होना चाहिए? हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, अनहैप्पीनेस या कर्स। कर्स, कर्स मतलब अभिशाप। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, दुआ। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद या दुआ। और कर्स का मतलब होता है कोसना किसी को, अभिशाप, शाप, बद्दुआ, कोसना, तेरा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये सब। बद्दुआ, कोसना, शाप, अभिशाप, ये सब कर्स है। तो ये उल्टा हो गया। हैप्पीनेस मतलब खुशी होता है, सेटिस्फेक्शन मतलब संतोष होता है, अनहैप्पीनेस मतलब दुख होता है। तो ब्लेसिंग का उल्टा कर्स हो जाएगा। बाकी तीन बनवे नहीं कर रहा है। अगला, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फुल, भरा हुआ। ठीक है ना? तो सी आ जाएगा। वैक्यूम का मतलब तो निर्वात होता है, जहां खालीपन ही है। वैक्यूम तो खालीपन का भी एक लेवल ऊपर हो गया, जहां कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, वो वैक्यूम है। आप तो साइंस वाले हो, पढ़ते ही हो। वैक्यूम मतलब निर्वात, जहां वायु भी ना हो। तो ये तो खाली ही हो गया, मिलता जुलता हो गया। पार्शियल का मतलब होता है भेदभाव पूर्ण, और पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा भी होता है। इसके दो मतलब है, मल्टी मीनिंग वर्ड है। इसका एक मतलब तो होगा कि पार्शियल का मतलब होता है भेदभाव पूर्ण, एक पार्शियल का मतलब होता है पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा। पैक्ड का मतलब होता है पैक किया हुआ। तो क्या आना चाहिए? एम्प्टी का उल्टा फुल। बहुत ही बच्चे वाले सवाल है। स्ट्रेंज। अब यहाँ पर आपको उल्टा नहीं बताना है, यहाँ पर आपको सिनोनियम बताना है। 26 से लेके 30 तक के जो सवाल है, इनके लिए अलग इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आपको मिलता जुलता मीनिंग बताना है, सिनोनियम बताना है, नियरेस्ट मीनिंग। नियरेस्ट मतलब एकदम मिलता जुलता, क्लोज मीनिंग बताना है। ठीक है। तो क्लोज मीनिंग यहाँ पर हम देखते जाते हैं। क्या बोल रहा है? स्ट्रेंज का अनफिमिलियर, अगली, बैड या शॉकिंग। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। देखो, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, अजीब या अतरंगी। अरे बहुत ही स्ट्रेंज है यार। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब या अतरंगी, मतलब ऐसा जो देख के लगा यार बहुत ही अजीब चीज है, ऐसा है। ठीक है। तो अगली का मतलब होता है बदसूरत, ये तो हो नहीं सकता। अगली का मतलब क्या होता है? कुरूप या बदसूरत, ये नहीं हो सकता। बैड का मतलब होता है बुरा, ये भी नहीं हो सकता। बैड मतलब बुरा होता है, ये भी नहीं हो सकता। एक बचे अनफिमिलियर और शॉकिंग। देखो, अजीब और अतरंगी हमेशा शॉकिंग होता है,
अरे वेरी स्ट्रेंज जैसा बोलते ना, आप लोगों ने अगर वो भी पढ़ा होगा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में भी इसका यूज है। वेरी स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज चीज है। स्ट्रेंज मतलब अजूबा, कोई अजीब सी चीज है, तो ये शॉकिंग आएगा। अनफिमिलियर ये नहीं आएगा, कई लोग इसको अनफिमिलियर लगा के आ गए। अगर स्ट्रेंजर होता, स्ट्रेंजर होता तो अनफिमिलियर आता, क्योंकि स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है? अजनबी। और अनफिमिलियर का मतलब भी होता है अजनबी, जिससे आप परिचित नहीं हो, फिमिलियर नहीं हो, वो क्या है? अनफिमिलियर है। तो अनफिमिलियर का मतलब भी अजनबी होता है, स्ट्रेंजर का मतलब भी अजनबी होता है, जिससे आपकी परिचय नहीं है, जान पहचान नहीं है, जानते नहीं हो। तो स्ट्रेंजर अगर होता ना तो अनफिमिलियर सही होता, लेकिन स्ट्रेंज का मतलब होता है अतरंगी, अजीब, जिसको देख के एकदम शॉक लगेगी, यार ऐसा कैसे। तो इसका आना चाहिए शॉकिंग। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बहुत से बच्चे इसमें गलत लगा दिए। अगला, क्योंकि मिलता जुलता मीनिंग बताना है, सिनोनियम। ईगर, ईगर का मतलब बेचैन, आई एम ईगर टू सी यू, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस। बेचैनी से करना, बेचैन। तो क्या आना चाहिए इसका? हैप्पी, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड और कीन। कीन आना चाहिए। कीन का मतलब भी होता है जिज्ञासु, बेचैन, इंटरेस्टेड, ऐसा। यहाँ ईगर का मतलब नेगेटिव सेंस में बेचैन से नहीं है, अच्छे सेंस में। आई एम ईगर टू सी यू मतलब मैं वेट नहीं कर सकता तुम्हें देखने, मतलब तुमसे मिलने के लिए। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ईगर का मतलब होता है बेसब्र, लेकिन यहाँ बेसब्र का मतलब नेगेटिव मामले में नहीं है, पॉजिटिव, किसी अच्छी चीज के लिए बेसब्री से इंतजार करना या बेसब्र होना। ठीक है। तो हैप्पी तो खुश होता है, सेटिस्फाइड जो है वो संतुष्ट होता है, कंटेंटेड का मतलब भी संतुष्ट होता है, कंटेंट होना मतलब संतुष्ट हो जाना। सेशिएटेड, सेशिएटेड का मतलब भी यही होता है। तो सेटिस्फाइड, कंटेंट और सेशिएट, इन सब का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना, संतुष्ट है व्यक्ति। ठीक है। हैप्पी मतलब खुश होता है, तो ये तो बन ही नहीं रहा है। ईगर का मतलब होता है बेसब्र, तो कीन इसके लिए सही है। तो आंसर आ जाएगा डी। वॉकेब के बहुत आसानी क्वेश्चन। उसका अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब क्या होता है? इनक्रेडिबल, ट्रेजिक, शॉकिंग या कॉमिक, तो उसका इनक्रेडिबल आ जाएगा। अमेजिंग मतलब जबरदस्त, बहुत शानदार, एकदम बढ़िया, जिसको देख के भरोसा ना हो, तो इनक्रेडिबल इसके नजदीक है। ट्रेजिक का मतलब तो दुखी, दुख मतलब त्रासद होता है। ट्रेजिक का मतलब होता है त्रासदीपूर्ण, जिसको हिंदी में त्रासदीपूर्ण या त्रासद बोलते हैं। तो त्रासद या त्रासदीपूर्ण तो दुख से रिलेटेड है, मतलब बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन है। बहुत ट्रेजिक मतलब बहुत खराब सिचुएशन है, बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद, दुखदायक, पीड़ादायी सिचुएशन है, तो वो ट्रेजिक है। जैसे कि पहलगांव में अटैक हो गया, तो ट्रेजिक स्थिति बन गई वो। शॉकिंग का मतलब आप जानते हो, जिसको देख के बहुत शॉक लगे, है ना। और कॉमिक का मतलब होता है हास्यास्पद, कॉमेडी वाला। तो अमेजिंग का मतलब यहाँ इनक्रेडिबल से मिलता जुलता है। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, बहुत शानदार, जबरदस्त, बढ़िया एकदम। तो उसके लिए अमेजिंग भी यूज होता है, इनक्रेडिबल भी यूज होता है। अगला, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, तो क्या आना चाहिए? इनसिग्निफिकेंट, फेमिलियर, इनॉर्मस और वाइटल। वाइटल आएगा, वाइटल का मतलब भी होता है इंपॉर्टेंट। वॉकेब का सवाल। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हिंदी में क्या बोलना चाहिए? गैर अहम, जो अहम नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण ना हो। ठीक है। फेमिलियर का मतलब होता है परिचित। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, वृहद या विशाल। तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। इंपॉर्टेंट का मतलब है वाइटल, वाइटल का मतलब भी होता है महत्वपूर्ण। इनसिग्निफिकेंट तो उल्टा हो गया, इनसिग्निफिकेंट मतलब जो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये तो उल्टा हो गया। फेमिलियर मतलब परिचित, और इनॉर्मस मतलब विशाल। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट और वाइटल एक ही शब्द है, मतलब एक ही मीनिंग के शब्द है। अगला, प्रेडिकेमेंट। प्रेडिकेमेंट का मतलब क्या होता है? ये शायद आपने सुना होगा। प्रेडिकेमेंट इसका मतलब होता है दुविधा, व्यक्ति मतलब डिसाइड ना कर पाए कि क्या करो, तो उसको प्रीडिकेमेंट बोला जाता है। तो इसका आना चाहिए डिलेमा, बी। इसका सही आंसर आ जाएगा बी, डिलेमा। प्रीडिकेमेंट का मतलब होता है दुविधा की स्थिति, और डिलेमे का मतलब भी दुविधा, कि क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, तो बी आएगा इसका आंसर। ट्रबल का मतलब होता है तकलीफ, ट्रबल का मतलब तकलीफ होता है।
क्वेश्चन का मतलब प्रश्न होता है, डिस्ट्रक्शन का मतलब सर्वनाश या नाश से होता है, नष्ट हो जाना। डिस्ट्रक्शन मतलब समाप्त होना, नष्ट होना। क्वेश्चन यानी प्रश्न और ट्रबल यानी तकलीफ। इनमें से तीनों से प्री डॉक्यूमेंट का कोई लेना देना नहीं है। प्री डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दुविधापूर्ण स्थिति, डिलीमा, उसके लिए सही शब्द है। अगला, ठीक है, तो यहाँ पर 30 तक के प्रश्न हमारे हो गए। अब आते हैं 31 से 40 तक के प्रश्नों के इंस्ट्रक्शन पे। क्या करना है इसमें आपको, यहां पर एक सेंटेंस दिया है पहले तो, और 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है कि ये सेंटेंस में कहां गलती है और उसका सही रूप क्या है ना। यहां पर आपको केवल एरर आइडेंटिफाई नहीं करनी है, बल्कि उसको करेक्ट भी करना है। तो ये क्वेश्चन तो एरर का ही है, पर यहाँ एरर को आइडेंटिफाई करके फिर करेक्ट भी उसको करना है। ठीक है, चलो। माई मेन हॉबी इज फोटोग्राफी। क्या गलत है यार यहाँ पे? अगर कोई गलती ना हो तो बता दो कि नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है ना, अगर कोई गलती ना हो तो क्या बोल देंगे, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। माई मेन हॉबी इज फोटोग्राफी। कहाँ गलती है इसमें और क्या गलती? इसमें कोई भी गलती नहीं है, डी सही आ जाएगा, कोई भी गलती नहीं है। जो ये बता रहा है माई मेन हॉबी इज, क्या फोटोग्राफी? नहीं, फोटोग्राफी शौक है, और शौक के आगे कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है ना, तो ये फोटोग्राफी जो है ये शौक है, हॉबी है। ये क्या है बेटा, शौक या हॉबी। और शौक या हॉबी के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, किसी भी आर्टिकल का नहीं होता, ए एन या द किसी का नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर द अगर आप लिख रहे हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल यूज नहीं होगा। माई मेन हॉबी इज फोटोग्राफ्स, गलत हो गया, क्योंकि फोटोग्राफ्स क्या, इन कभी भी हॉबी फोटोग्राफ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती भाई। फोटोग्राफ कभी हॉबी थोड़ी होगी, हॉबी हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए, ना कि कोई वस्तु होना चाहिए। फोटोग्राफ किसी की हॉबी होगी क्या? नहीं, फोटोग्राफी हॉबी होगी। ठीक है, प्लांट किसी की हॉबी नहीं होगी, गार्डनिंग हॉबी होगी। अब ये थोड़ी बोलोगे पौधे मेरी हॉबी है, माइक मेरी हॉबी है, माइक थोड़ी हॉबी होगी, गाना हॉबी होगी। तो कभी भी नाउन हॉबी नहीं हो, मतलब नॉर्मल नाउन हॉबी नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हॉबी होती। ये तो गलत हो गया इस फोटोग्राफ। ठीक है, इज ऑफ फोटोग्राफी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हॉबी के आगे कभी भी प्रिपोजिशन ऑफ भी नहीं लगता। ये भी नियम नहीं है कि उसके आगे आप प्रिपोजिशन ऑफ लगाएं इस मामले में। तो सही आंसर इसका आ जाएगा डी, क्योंकि ये सेंटेंस सही है, इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट जरूरी नहीं है। डी इसका सही आंसर आ जाएगा, मतलब ये सही सेंटेंस है, देयर इज नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम हेल्प्स योर बोन्स ग्रो अप। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये देखो, मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से मुश्किल कैटेगरी के हैं, मतलब मुश्किल तो नहीं बोलेंगे, कंसेप्चुअल। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ भी कोई समस्या नहीं आएगी। कैल्शियम हेल्प्स योर बोन्स ग्रो अप, कहाँ गलती है इसमें? पता है गलती कहाँ पर है? इसमें ये ग्रो अप में गलती, अप नहीं आएगा, यहाँ पर केवल ग्रो आएगा। आंसर आ जाएगा बी। यहाँ पर ग्रो पे ये सेंटेंस खत्म हो जाना चाहिए। कैल्शियम हेल्प्स, कैल्शियम कैल्शियम हेल्प्स योर बोन्स ग्रो। कैल्शियम आपकी हड्डियों को बढ़ने में मदद करता है। कैल्शियम आपकी हड्डियों को बढ़ने में मदद करता है। तो कैल्शियम हेल्प्स योर बोन्स ग्रो। जब आप ग्रो के साथ अप लगा देते हो ना, तो फिर ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है। ग्रो अपने आप में वर्ब है, नॉर्मल वर्ब है, अप लगा दिया तो फिर ये फ्रेजल वर्ब हो गई। अब इसका मतलब बढ़ना नहीं होगा, ग्रो अप का मतलब, ग्रो का मतलब है बढ़ना, लेकिन ग्रो अप का मतलब जो है वो पालन पोषण से होता है, परवरिश या बड़े होने से। ग्रो अप, ग्रो अप का मतलब किसी व्यक्ति के जो बड़ा होता है ना, उससे होता है। हर चीज के लिए आप ग्रो अप यूज नहीं कर सकते। ग्रो अप का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता है, कि मैं यहाँ पर पला बढ़ा, वो वाला जो ग्रो अप है। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, आई वॉज बॉर्न एंड ग्रू अप इन दिल्ली, मेरा जन्म और परवरिश दिल्ली में हुई है। तो ग्रो अप जब आप लिखते हो तो वो व्यक्तियों की उम्र बढ़ने के लिए होता है, ना कि किसी भी चीज के बढ़ने के लिए। किसी भी चीज के बढ़ने के लिए आप सिंपली ग्रो लिखोगे, सॉरी। ठीक है, कोई भी चीज अगर बढ़ रही है, नॉर्मली कोई चीज बढ़ रही है, तो उसके लिए केवल क्या आएगा बेटा, ग्रो, जो कि वर्ब है। आपने अप लगा दिया तो फिर ये फ्रेजल वर्ब बन गई, इसका मीनिंग बदल गया।
ये केवल व्यक्तियों की उम्र संबंधी बढ़ोतरी के लिए ग्रो अप का इस्तेमाल होता है। जब आयु संबंधी वृद्धि होती है तो हर मामले में ग्रो अप नहीं आएगा, ठीक है। तो अप नहीं आएगा, यहाँ पर सीधे ग्रो पे रुक जाएगा। तो यहाँ पर आएगा कैल्शियम हेल्प्स योर बोन्स ग्रो। कैल्शियम आपके हड्डियों को बढ़ने में मदद करता है। ग्रोइंग ग्रोइंग तो आएगा ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं। ग्रोइंग अप तो ऑलरेडी गलत हो गया, क्योंकि अब तो आना ही नहीं चाहिए, और ग्रोइंग भी नहीं आएगा, ठीक है। अगला, A big noise outside the room woke me up. रूम के बाहर जो भारी शोर हो रहा था उसकी वजह से मेरी नींद खुल गई। ये वॉकअप का सवाल है। इसमें ना नॉइज के लिए बिग एडजेक्टिव यूज नहीं होता है, गलत एडजेक्टिव है ये। लाउड होना चाहिए, लाउड नॉइज है ना। नॉइज कभी भी बड़ा नहीं होता है, नॉइज जो है वो लाउड होता है, मतलब तीव्र होता है, जो भी आप उसको हिंदी में बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो गलती है, ग्रामर की गलती नहीं है, ग्रामर के किसी रूल की गलती नहीं है, गलती गलत एडजेक्टिव की है। नॉइज के साथ बिग नॉइज नहीं आएगा, लाउड नॉइज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी आना चाहिए। यूज भी गलत है, यूज भी नहीं आना चाहिए, यूज तो बड़ा ही हो गया। बिग और यूज का मतलब एक ही है, बिग भी बड़ा यूज भी बड़ा, तो वो तो सेम ही हो गया। और लाउडर नहीं आना चाहिए, क्योंकि लाउडर तो कंपैरेटिव मामले में आता है। अगर आप एब्सोल्यूट डिग्री लिख रहे हो, पॉजिटिव डिग्री लिख रहे हो, तो लाउडर आएगा ही नहीं। लाउडर तो कंपैरेटिव मामले में आएगा। तो बी आपका सही आंसर है। अगला, दिस गिटार कैन नॉट प्ले द कॉर्ड्स वेल। ये जो गिटार है इसकी कॉर्ड्स अच्छे से नहीं बजती। इसमें गलती स्पेलिंग की है, कॉर्ड्स की स्पेलिंग गलत है। तो दिस गिटार कैन नॉट प्ले द कॉर्ड्स वेल, तो एक गलती तो इसमें स्पेलिंग की हो गई। तो ये वाला अलग हो गया, इसको हटा दो क्योंकि इसमें सेम स्पेलिंग है। द गिटार कैन नॉट प्ले द कॉर्ड्स वेल, प्लेड भी नहीं आना चाहिए, सिंपल ही है ना, तो यही आएगा सी। प्लेड क्यों आना चाहिए? प्लेड तो आना ही नहीं चाहिए ना। जब भी हम क्या बोलते हैं आपका फ्रेज, ये मॉडल का है क्वेश्चन, मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। अगर आप उसको एक्टिव वॉइस में लिख रहे हो तो पैसिव वॉइस में लिखोगे तो फिर बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सवाल देखो मॉडल वर्ब से रिलेटेड दिख रहा है। जब भी आप मॉडल वर्ब का इस्तेमाल एक्टिव वॉइस में करते हो तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। हाँ, अगर आप पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हो तो फिर पहले बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लग, ठीक है। अब क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो यहाँ प्ले ही आएगा, प्लेड थोड़ी आएगा। प्लेड तो आएगा ही नहीं, तो बी ऑप्शन बाहर हो गया, क्योंकि इसमें प्लेड है और प्लेड आएगा नहीं, क्योंकि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है विद मॉडल वर्ब। तो ये गलत हो गया, और यहाँ पे स्पेलिंग गलत है तो ये भी गलत हो गया। सही आंसर आएगा प्ले द कॉर्ड। तो यहाँ स्पेलिंग की ही गलती है मुख्यतः। गलती का है कि स्पेलिंग की, वही पहचानना था आपको। तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द होल नाइट वॉज स्पेंट फाइटिंग अगेंस्ट द फायर। पूरी रात जो है वो फायर के खिलाफ लड़ने में बिताई। क्या आना चाहिए? द होल नाइट वॉज स्पेंट, द होल नाइट वॉज स्पेंट फाइटिंग अगेंस्ट द फायर। इसमें फाइटिंग विद आएगा, अगेंस्ट नहीं आएगा। फायर के खिलाफ आप लड़, किसी व्यक्ति या ट्रूप्स के खिलाफ जब लड़ते ना तो अगेंस्ट आता है। फाइटिंग विद द फायर आएगा। यहां पर प्रिपोजिशन गलत है, अगेंस्ट नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा विद। ये प्रिपोजिशन का सवाल है, फाइटिंग विद द फायर, ठीक है। तो बी आएगा, फाइटिंग विद द फायर, प्रिपोजिशन। अगला, दिस सिटी इज द मोस्ट प्रिटीएस्ट इन द रीजन। भाई मोस्ट और प्रिटीएस्ट एक साथ थोड़ी आएगा, मोस्ट आएगा ही नहीं, प्रिटीएस्ट आएगा केवल। तो यहाँ पर जो है प्रिटीएस्ट आएगा, मोस्ट नहीं आएगा, तो सी सही है। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में या तो आप मोस्ट लगाओ या फिर पीछे ईएसटी लगाओ, दोनों एक साथ थोड़ी करेंगे। या तो सुपरलेटिव लगा बनाते समय आप एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लगा दो, आगे द आर्टिकल लगा के, या फिर जो आपका एडजेक्टिव है उसमें आगे मोस्ट नहीं लगाएंगे, पीछे ईएसटी लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रिटीएस्ट सही है, मोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव है प्रिटी, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। अगर सिंगल सिलेबल है तो ईएसटी वाला नियम लगेगा, अगर डबल ट्रिपल सिलेबल है तो मोर मोस्ट वाला नियम लगता है। जैसे अगर ब्यूटीफुल होता तो मोस्ट ब्यूटीफुल आता
हैंडसम होता है, इंटेलिजेंट होता है तो मोस्ट हैंडसम या मोस्ट इंटेलिजेंट आता, लेकिन प्रिटी से प्रिटी या प्रिटीएस्ट बनेगा क्योंकि प्रिटी सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव है, वहां ईआरईएसटी वाला नियम काम करता है, तो मोस्ट हट जाएगा कि सेंटेंस सही है। द सिटी इज द प्रिटीएस्ट इन द रीजन, बस मोस्ट गलत है यहाँ, ठीक है, तो सी सही आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। अगला, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज ही नेवर सक्सीड्स, मतलब कितना भी ट्राई करे वो कभी भी सक्सेसफुल होता ही नहीं है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, राहुल गांधी की तरह, ये राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी मेहनत करता है, वो सफल कभी भी नहीं होता है, ठीक है। नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज ही नेवर सक्सीड, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो कितना मेहनत कर रहा है, सक्सेस कभी भी नहीं मिलती उसको, तो ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं, नो इम्प्रूव। सो हार्ड एज ये सब फालतू बातें, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये अपने आप में सही है। इसमें से अगर आप इन तीनों में से कुछ भी लिख दिया गलत हो जाएगा, ए बी या सी में से कुछ भी लिख दिया तो सेंटेंस की धारा बच जाएगी, वैसे सेंटेंस सही है, तो नो इम्प्रूवमेंट। अगला, द मेन एम इज टू डेवलप द कंट्री इकोनॉमी, मुख्य उद्देश्य जो है वो कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करना है, द मेन एम इज टू डेवलप द कंट्री इकोनॉमी। क्या गलती है यहाँ, एपिस्ट्रोफी की गलती है, कंट्रीज इकोनॉमी आएगा बी, कंट्री इकोनॉमी क्या होता है, कंट्री की इकोनॉमी, तो एपिस्ट्रोफी लगेगा बी, ये कंट्रीज नहीं आएगा, ये तो प्लूरल हो गया, कंट्रियों की इकोनॉमी, ये गलत हो गया, कंट्री इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स तो सब्जेक्ट हो गया न कि यहाँ इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो गया न कि आर्थिक व्यवस्था हालत हो गई, इकोनॉमी का मतलब आर्थिक हालत से है, देश की आर्थिक हालत सुधारना है, न कि सब्जेक्ट को सुधारना है, तो ये इकोनॉमिक्स तो गलत हो गया क्योंकि आर्थिक हालत नहीं है, ये विषय है जो आप किताब में पढ़ते हैं, तो गलत हो ही गया। ये वाला भी गलत है क्योंकि कंट्रीज यहाँ प्लूरल बता रहा है, पोजेशन नहीं बता रहा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये सही है क्योंकि एपिस्ट्रोफी पोजेशन बता रहा है, कंट्री की इकोनॉमी, तो सही आंसर आ जाएगा बी, यहाँ पे कंट्रीज आएगा एपिस्ट्रोफी के साथ। अगला, इट हैज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग, नहीं ये तो आपके वर्ब का टेंस का सवाल है, तो इसका ए आ जाएगा, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस पढ़ा ही होगा, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइमलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हैज के साथ बीन आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए हैज के साथ यहाँ पर बीन आएगा, ठीक है, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला, वी हैव नोन द फैमिली फॉर मेनी ईयर्स, वी हैव नोन द फैमिली फॉर मेनी ईयर, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वी हैव नोन द फैमिली सो मेनी ईयर्स, ये तो सही ही है। वी हैव नोन द फैमिली फॉर मेनी ईयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैन ही सही है, सिंस तो आएगा नहीं, आफ्टर भी नहीं आएगा, ऑफ भी नहीं आएगा, तीनों नहीं आएंगे। भाई सिंस कब लगता है, सिंस तब लगता है जब यहाँ पे डेफिनेट टाइम दिया रहता है कि हम 1980 से जानते हैं, 1985 से जानते हैं, अगर डेफिनेट टाइम रहता तो सिंस आ जाता, या इनडेफिनेट टाइम है, मैनी ईयर्स मतलब कितने ईयर्स, 10 भी मैनी है, 50 भी मैनी है, फॉर सही है। और आफ्टर और ऑफ का तो कोई मामला बन ही नहीं रहा है, क्योंकि आफ्टर और ऑफ जो है यहाँ यूज होते ही नहीं है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा डी, नो इम्प्रूवमेंट। अगला, अच्छा 41 से 45 तक के जो है, 41 से 45 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन ये है कि यहाँ पर आपको एक शब्द या ऐसा दिया हुआ है चेयरफुल एंड फ्रेंडली, इससे रिलेटेड आपको बताना है शब्द, ठीक है, जो इससे मिलता जुलता है, मतलब बेसिकली ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब अगर मैं इसको आसान भाषा में बोलूं कि 41 से 45 तक के जो 5 सवाल है, 41, 42, 43, 44, 45, ये 5 सवाल है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट या 2-3 शब्द दिए हैं, उनकी जगह एक शब्द कौन सा करेक्ट है ये लिखना है,
तो 41वां है चीयरफुल एंड फ्रेंडली, जोवियल, वार्म, हैप्पी और कॉर्डियल। इसका जोवियल आएगा। जोवियल का मतलब है एकदम खुश मिजाज, एकदम क्या बोलना चाहिए, खुश मिजाज, खुश तबीयत, उसको बोलते हैं जोवियल। चीयरफुल एंड फ्रेंडली, जब भी मिलेगा एकदम खुश रहेगा, एकदम झप्पी मार देगा, हंसेगा, मजाक करेगा, एकदम चीयरफुल और फ्रेंडली रहेगा, उसको बोलते हैं जोवियल, खुश मिजाज या खुश तबीयत। ठीक है, तो ए आ जाएगा। वार्म का मतलब होता है गर्म, और वार्म का मतलब रिश्तों के संबंध में भी गर्म होता है। गर्म मतलब कोई वस्तु गर्म हो वो तो वार्म है ही है, आप आपसी संबंधों में भी जो एक गर्मी मतलब एक ऊष्मा होती है, एक दूसरे के प्रति जो रिश्ते गर्म होते हैं वो वाला गर्मी भी होती है, मतलब रिश्तों में एक तरह की इमोशंस जिसको बोलेंगे वो। हैप्पी मतलब खुश होता है। कॉर्डियल मतलब होता है, कॉर्डियल का भी मिलता जुलता ही मतलब है फ्रेंडली, कॉर्डियल का मतलब भी फ्रेंडली होता है, पर इसका सही उत्तर एकदम परफेक्ट उत्तर जोवियल है ना। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, वार्म का मतलब होता है वो इमोशन रिश्ता जो होता है वो, और हैप्पी का मतलब खुश। लेकिन चीयरफुल एंड फ्रेंडली मतलब जोवियल, एकदम जिंदा दिल, खुश मिजाज, उस टाइप। अगला, अ स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज जो हवा चलती है। ब्रीज, गेल, करंट और स्टॉर्म, ये चारों ही शब्द मिलते जुलते हैं, पर इसका सही आंसर गेल आना चाहिए, है ना। ब्रीज जो है वो स्ट्रॉन्ग विंड नहीं होती है, वो तो हल्की हल्की हवा होती है। ब्रीज जो है जैसे मॉर्निंग ब्रीज, अगर आप सुबह के समय 6 बजे, 6:30 बजे, 5, 5:30 बजे उठो और बाहर निकलो तो जो हल्की हल्की खुशनुमा हवा चलती है उसको ब्रीज बोलते हैं, मॉर्निंग ब्रीज। ठीक है, तो वो हल्की खुशनुमा हवा होती है, तेज नहीं। स्टॉर्म जो है वो तूफान को बोलते हैं, हवा को नहीं बोलते। स्टॉर्म मतलब तूफान। ठीक है, और करंट जो है, करंट समुद्री धाराओं के लिए शब्द चलता है, हवा के लिए भी करंट शब्द उतना परफेक्ट नहीं है भी तो कम से कम स्ट्रॉन्ग हवा के लिए नहीं है। करंट का प्रयोग जो है वो समुद्र में जो धाराएं चलती है, समुद्री हवाएं, उसके लिए इसका यूज होता है, पर स्ट्रॉन्ग हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। सही आंसर है गेल। गेल मतलब एकदम जो बहुत तेज हवाएं चलती है उनको गेल कहा जाता है। अगला, फॉर्मली पुट एन एंड टू, पूरी मतलब अंतिम रूप से या औपचारिक रूप से किसी चीज को समाप्ति की घोषणा कर देना, उसको क्या बोलते हैं। एंड, एबलिश, सस्पेंड, एबलिश, निलंबन। एबलिश को बोलते हैं उन्मूलन, समाप्त कर देना, उन्मूलन, समाप्ति, किसी भी चीज की औपचारिक रूप से समाप्ति कर देना वो एबलिश होता है। हालांकि बाकी शब्द भी मिलते जुलते ही हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट मीनिंग एबॉलिश है। जैसे हमारे आर्टिकल में एबॉलिश ऑफ अनटचेबल, हमारे संविधान में, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का फॉर्मली अंत किया जाता है, तो वहां एंड शब्द नहीं लिखा है, एबोलिश लिखा है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत और स्पर्शता का उन्मूलन, फॉर्मली उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। एंड का मतलब भी खत्म करना होता है, पर वो तो जनरल हो गया, कोई भी चीज खत्म करोगे तो एंड बोलोगे, खाना भी खत्म कर दिया तो एंड है। सस्पेंड का मतलब पूरी तरह खत्म करना नहीं होता, सस्पेंड का मतलब अभी लटका हुआ है, निलंबित। जैसे किसी को सस्पेंड कर दिया जॉब से, इसका मतलब ये थोड़ी कि अभी उसको पूरी तरह उसकी सर्विस खत्म कर दी। सस्पेंड का मतलब बाद में ज्वाइन भी कर सकता है। ठीक है, एक्सपेल का मतलब होता है बाहर निकाल देना, है ना, बाहर फेंक देना, तो ये कुछ भी नहीं आएगा, आंसर आएगा बी, एबॉलिश। अगला क्वेश्चन, किंगडम, किंगडम का पर्यायवाची क्या है, रेल्म, रेल्म, डी। रेल्म का मतलब भी होता है किंगडम, है ना, रेल्म का मतलब भी किंगडम होता है, राजवंश या वंश, कुछ भी बोल लो उसको। डिस्ट्रिक्ट मतलब तो जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, टेरिटरी मतलब इलाका, क्षेत्र, इलाका या क्षेत्र, और स्टेट मतलब राज्य। तो ये सब सिनोनियम नहीं है किंगडम के, क्योंकि जिले में कोई किंगडम थोड़ी होती है, नहीं भी, राज्य में भी कोई किंगडम हो ऐसा जरूरी नहीं है। और टेरिटरी तो बहुत ही जनरल टर्म है, टेरिटरी तो किसी भी इलाके को बोल सकते हो, जानवरों की भी टेरिटरी होती है, इंसानों की भी होती है। तो रेल्म इज दी बज़वर्ड, एकदम करेक्ट, किंगडम के लिए रेल्म शब्द का इस्तेमाल होता है। अगला, हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा, उसको क्या बोलेंगे, एफ्लुएंट बोलेंगे। एफ्लुएंट का मतलब होता है संपन्न, समृद्ध या संपन्न।
जिसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति हो, पैसा हो, उसको एफ्लुएंट कहा जाता है, संपन्न या समृद्ध। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली, असरदार। इन्फ्लुएंशियल का मतलब जिसका बहुत रौब हो, प्रभाव हो, असर हो, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल, जिसका इन्फ्लुएंस हो, प्रभाव हो, असर हो, रौब। रिसोर्सफुल का मतलब होता है संसाधन संपन्न, जिसके पास बहुत ज्यादा संसाधन हो, साधन हो। पावरफुल का मतलब होता है ताकतवर। मिलते जुलते ही ये तीनों, लेकिन पैसे के मामले में एफ्लुएंट शब्द ज्यादा सही है। रिसोर्सफुल में संसाधन पैसे के अलावा भी हो सकते हैं, है ना। और पावरफुल में ताकत है, पैसा नहीं भी हो सकता है। जैसे गांधी जी के पास पैसा नहीं था पर पावर थी, ठीक है, उनका प्रभाव भी था लेकिन पैसा नहीं था। ऐसा हो सकता है कि किसी के पास पैसा ना हो लेकिन प्रभाव और पावर हो। और जिसके पास साधन हो उसको रिसोर्सफुल बोलते हैं। पर एफ्लुएंट जो है बहुत धन संपत्ति वाले व्यक्ति को, जिसके पास पैसा बहुत है, उसको एफ्लुएंट बोला जाता है। ठीक है, तो ए सही आ जाएगा। अगला, अब 46 से 50 तक के आखिरी 5 प्रश्न और बचे हैं। आखिरी 5 प्रश्न और बचे हैं, इनके बारे में अपन देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है इनके बारे में। ये ईडीएम्स है बेसिकली, ठीक है, ये जो है ईडीएम्स है। तो 46वां है टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टू अचीव, फॉर ऑफ एम्बिशन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। मेरे हिसाब से ए और बी दोनों ही सही है इसका। कोई ऐसी चीज जो बहुत मुश्किल से अचीव हो या जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा हो, तो ए और बी दोनों ही इसका सही है। टॉल ऑर्डर का मतलब यही होता है। टॉल ऑर्डर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत मुश्किल से कोई अचीव कर पाए, या फिर बहुत बड़ा एम्बिशन। जैसे आप बोलो कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो ये क्या है? टॉल ऑर्डर है, ठीक है। या आप बोलोगे मैं तो मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो वो टॉल ऑर्डर है। अब ये क्या है? बहुत मुश्किल से अचीव होने वाली चीज है। भारत में हर आदमी बनना चाहता है प्रधानमंत्री, या करोड़ों लोग बनना चाहते हैं, है ना। और ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, तो दोनों ही सही है इसके। मतलब दोनों मिलते जुलते हैं और दोनों के संदर्भ में इसका प्रयोग हो सकता है बराबर। तो इसका सी आना चाहिए। अगला, कट इट फाइन। कट इट फाइन का मतलब क्या होता है? डू समथिंग विथ फाइन प्रिसीजन, अलाउ हार्डली इनफ टाइम टू डू समथिंग, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। कट इट फाइन का मतलब होता है कि कोई भी काम करने के लिए आपके पास बहुत कम समय बच है, आपके पास समय बहुत कम है, तो बी आएगा इसका। मतलब आपके पास कोई भी काम करने के लिए समय कम है, या आप किसी को समय कम दे रहे हो काम करने के लिए, तो इसका आ जाएगा बी। बाकी ए से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि आपके पास बहुत कम चीजें हैं। मतलब आपके पास बहुत, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि मुश्किल से पेट भर पा रहा है, बहुत ही, क्या बोलना चाहिए, बहुत निर्धन गरीब जीवन। मतलब उतना ही है जिससे आप केवल पेट भर पाओ, उतना भी नहीं है कई बार। तो उसको बोलते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। मतलब आपके पास जितना हाथ से मुंह में चला जाए बस उतना ही है, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। बहुत दीनहीन, गरीब, निर्धन, दरिद्र अवस्था जिसको बोलते हैं, कि आपके पास उतना ही है जितना हाथ में है और आप मुंह में खा लो, उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। तो दरिद्र निर्धन अवस्था, पदहाली, एकदम चरम निर्धनता जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? हैव बेयरली इनफ फॉर नेसेसिटी, ए, है ना। आपकी जरूरतें पूरी भी नहीं हो पाती, उतना ही आपके पास है, तो ए आ जाएगा। केवल उतना ही, केवल उतना ही साधन या उतना ही पैसा होना, या उतना ही सामान होना, या उतना ही सामग्री या संसाधन होना जिससे बमुश्किल आपकी जरूरतें पूरी हो पाए, उसको बोलते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। मतलब केवल हाथ से मुंह में चला जाए बस उतना ही आपके पास, मुश्किल से जरूरतें पूरी हो पाती। ठीक है। 49वां, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान चीज, एकदम आसान, इजी टू डू। पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ही आसान चीज। और लास्ट क्वेश्चन, हिट द रोड।
हिट द रोड का मतलब होता है जर्नी स्टार्ट करना, इसका भी ए सही है। हिट द रोड का मतलब होता है यात्रा प्रारंभ करना, तो इसका भी ए सही है। ठीक है, तो 50 के 50 प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, केवल आंसर ही नहीं बताए बल्कि उनके पीछे का रीजन और कंसेप्ट भी आपको मैंने समझाया है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन, उनके सही आंसर और उसका कंसेप्ट या जो मतलब उसके पीछे सॉल्व करना जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप में से अधिकांश के सही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है बल्कि इजी टू मॉडरेट है। 50 में से कम 30-35 प्रश्न तो ऐसे हैं जो लगभग सबसे बन जाना चाहिए, क्योंकि वो आसान से मॉडरेट लेवल पे ही है। वो मुश्किल 5-7-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से मुश्किल है। ठीक है, तो आई होप कि आपका अच्छा पेपर गया होगा, आपने अच्छे से इसको किया होगा और आपके सभी के अच्छे मार्क्स इसमें आए। अब मैं इसी प्लेटफॉर्म पे हिंदी का पर्चा भी डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप लोग हिंदी का पर्चा भी देख लीजिएगा। हिंदी का पर्चा भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं। आप बने रहिए नेविगेट इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू वेरी मच।